बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद योर फिज़िक्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चार्ज टू मास रेशो फॉर एन इलेक्ट्रॉन, जिसको मैथमेटिकली हम E/m वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो E है वो रिप्रेजेंट करता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को और m जो रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो आज हमने एक इलेक्ट्रॉन के लिए E/m वैल्यू को कैलकुलेट करना है। याद रहे बच्चों को, ये जो टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज अ लॉन्ग पेपर में आता है, यहाँ से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स भी बनते हैं, इसके अलावा कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी यहाँ से बनते हैं। जब मैं ये टॉपिक कंप्लीट करूँगा तो एट द एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, इस पॉइंट्स की बेस के ऊपर ना आपसे कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमेशा की तरह स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ ज़रूरी बातें रिवाइज़ कराता हूँ, जिनको समझने के बाद आप आसानी से इस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं। बच्चों, मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर एक चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट है इन द मैग्नेटिक फील्ड तो वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता, लेकिन जब वो चार्ज मूव करता हुआ मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो फिर उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होती है। उसकी वजह क्या है कि जब चार्ज रेस्ट पर था उसके पास सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड थी, कोई मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं थी। लेकिन इस चार्ज ने जब मोशन स्टार्ट कर दी तो मूविंग चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाती है। अब एक ये मूविंग चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड और एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो हमने अप्लाई की हुई है इसके ऊपर, ये देख सकते हैं आप, इन टू द प्लेन, वो दोनों आपस में इंटरेक्ट करती हैं। और जब मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करती है, उससे मिलती है, तो उसके बदले में फोर्स बनती है। तो इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होती है। ठीक है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपके पास ये फार्मूला है FB = QVB। ठीक है, ये उस वक्त तक कि अगर आप चार्ज को परपेंडिकुलरली इंटर कर रहे हैं। अगर आप किसी एंगल थीटा के थ्रू फील्ड में इंटर कर रहे हैं चार्ज को, तो फिर पूरा फार्मूला आएगा FB = QVB sin of थीटा। ओके बच्चों, इसके अलावा मैंने डायरेक्शन के बारे में भी आपको बता रखा है कि हम यहाँ पे पाम रूल को यूज़ करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के लिए हम यूज़ करते हैं जी राइट हैंड को और नेगेटिव चार्ज के लिए हम यूज़ करते हैं जी लेफ्ट हैंड को। ठीक है ना, ये बड़ा आसान होता है इससे हम डायरेक्शन को फाइंड करना। मैंने बताया था कि ये हमारा जो है वो एक सीधा हाथ ऐसे कर लें, ये जो फिंगर्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में और ये जो थंब है ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में, और जो फोर्स है वो फिर परपेंडिकुलर टू द पाम होगी, यानी हाथ के साथ आप ऐसे परपेंडिकुलर होगी। बात समझ गए? ओके, तो इसके लिए मैंने आपको कुछ यहाँ पर एग्जांपल भी बताई थी जिनको ऊपर अप्लाई करके मैंने ये रूल बताया था। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के लिए मैंने बताया आप राइट हैंड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब देख सकते हैं आप फिंगर जो है वो आपने मैग्नेटिक फील्ड में कर दी, थंब क्योंकि इधर को जा रहा है चार्ज पार्टिकल, तो इधर को आपने थंब की डायरेक्शन कर दी, तो फिर किधर होगी फोर्स? ऐसे अपवर्ड। ठीक है, तो ऐसे चार्ज ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, और अगर आपके पास फील्ड कुछ चेंज कर देंगे तो फील्ड थी ना इन टू द प्लेन, अगर वो आउट ऑफ द प्लेन आ जाए यानी फील्ड यहाँ से बाहर को आ जाए ऐसे, और फिर आप इसी पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से एंटर करेंगे तो राइट हैंड साइड को फिर आप यूँ करेंगे, देखें ऐसे आपकी तरफ फिंगर्स, और क्योंकि चार्ज इधर जा रहा है तो थंब इधर को हो गया, तो फिर फोर्स किधर को होगी? नीचे को फोर्स होगी। तो आप देख सकते हैं फोर्स नीचे को अप्लाई होगी, अब ये नीचे की तरफ बेंड करेगा। अब सेम सिचुएशन हम नेगेटिव चार्ज के लिए भी लेंगे। ये नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर फील्ड जिसमें वो इंटर हो रहा है वो फील्ड जो है वो इन टू द प्लेन ऐसे बोर्ड में इंटर हो रही है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज के लिए लेफ्ट हैंड को यूज़ करेंगे आप, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा जी, ये देखें इधर मैंने फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कर दी, ये देख सकते हैं जो थंब है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में है। ठीक है, तो फिर फोर्स किधर होगी? परपेंडिकुलर टू द पाम, ऐसे नीचे की जानिब, तो नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई हो रही है तो ऐसे ये बैंड हो जाएगा। इसी तरह से अगर फील्ड जो है वो आपकी आउट ऑफ प्लेन हो जाए, यानी इससे ऐसे बाहर को आए, फील्ड बॉल से आउटवर्ड आ रही हो और यही चार्ज पार्टिकल को नेगेटिव को आप यहाँ से एंटर करेंगे, तो फिर आपका क्या होगा? ये आपका रहा जो लेफ्ट हैंड, और फील्ड क्योंकि आपकी तरफ है आउटवर्ड ऐसे, तो इस तरफ मैंने फिंगर्स कर दी, थंब देख सकते हैं आप इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो फिर फोर्स ऐसे परपेंडिकुलरली अपवर्ड लगेगी, ये अपवर्ड फोर्स होगी तो ये यहाँ से चार्ज पार्टिकल यू शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको सिखाया था कि अगर कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और आप उसके ऊपर एक परपेंडिकुलरली फोर्स लगा देते हैं तो वो बॉडी जो है वो कर्व पाथ में मूव करना स्टार्ट कर देती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसको याद रखना है हमने। इसके अलावा अगर कोई बॉडी कर्व पाथ से मूव कर रही है या फिर कोई बॉडी जो है वो सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रही है, तो उसके ऊपर किसी भी पॉइंट पे आप उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं या उसकी डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं तो वो टेंजेंट टू द सर्कल होगी। ओके, चलिए अब बच्चों मैं आपको ये बता दूं कि E/m वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए ना आपको एक छोटा सा कंसेप्ट जरूरी आना चाहिए। वो क्या है? वो यह है सर्कुलर मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड। जब किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली इंटर किया जाता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ में घूमना शुरू कर देता है, लाइक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में जब इंटर करते हैं तो वो सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करना शुरू कर देता है। इसी जो इसकी मोशन है ना, इसी मोशन की हेल्प से हमने इसकी E/m वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो इसलिए इस चार्ज पार्टिकल की यानी इलेक्ट्रॉन की जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्कुलर मोशन है पहले उसको समझ लीजिए और उसी की हेल्प से हमने E/m वैल्यू को यहाँ से कैलकुलेट करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
अब देखो बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमने सेट कर ली, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। कंसीडर अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हमारा क्या है, वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, विद इनिशियल वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी ना, जब ये इंटर होता है फील्ड में, तो इसकी वेलोसिटी जो है वो फील्ड के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। लेट्स एज्यूम, और ये भी साथ में एज्यूम कर लीजिए कि फील्ड जो है वो इन टू द प्लेन है। यानी दो तरीके होते हैं ना हमारे पास, फील्ड आउट ऑफ प्लेन भी हो सकती है और फील्ड इन टू द प्लेन भी हो सकती है। तो ये हमने जो फील्ड ली हुई है ना, ये क्या है, इन टू द प्लेन है, सही है। अब मैं आपको एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इससे इंटर करता हूँ और दिखाता हूँ कि वो किस तरह से सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, फिर उसके मैथमेटिकल रिलेशन से हम ये तमाम चीज़ें जो है वो कैलकुलेट करेंगे, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ये देखिए, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, मैंने ब्लू कलर से शो किया। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यूँ आ रहा था, अब फील्ड जो है वो ऐसे है, इस तरह से यूँ आ रही है, और इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से ऐसे इसमें इंटर करते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने सिखाया हुआ है कि जब एक इलेक्ट्रॉन को आप मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे इंटर करोगे, ठीक है, परपेंडिकुलरली, तो जब वो मूविंग फॉर्म में आएगा तो उसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है और एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दोनों आपस में इंटरेक्ट करती हैं और उसके नतीजे में उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होती है, और उस फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है, अभी अभी आपको सिखाया, आप जरा देखिएगा। ये कौन सा पार्टिकल है, ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव। नेगेटिव के लिए कौन सा आप हैंड यूज करेंगे, आप लेफ्ट हैंड को यूज करेंगे। ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड को आप यूज करेंगे, राइट। अब जरा देखिए, ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यूं आ रहा था, ये मैंने कुछ डॉटेड लाइन से शो की इसकी मोशन, ये स्ट्रेट लाइन में ऐसे मूव करता हुआ आ रहा था, ठीक है। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होता है, ये अब मान लीजिए इस पॉइंट पे ये मैग्नेटिक फील्ड में इंटर हुआ, तो अब क्या होगा, अब जब ये मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगी, ठीक है ना, जो उसको मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, एफ बी, राइट। उसकी डायरेक्शन किधर होगी, उसको हमने इस रूल से जो है वो बताना। ये देखिए मेरा लेफ्ट हैंड, ये इसकी जो है वो फिंगर्स मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर दी। ये देख सकते हैं थंब जो है वो उस तरफ को है, क्योंकि वेलोसिटी उधर है इसकी चार्ज पार्टिकल की, वो यहाँ से यूं जा रहा है, तो फिर फोर्स इसके ऊपर कैसे एक्ट होगी, ऐसे डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये इस तरह से इसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स एक्ट होगी, आप देख सकते हैं ये यूं आ रहा था, ये इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है, इसके ऊपर फोर्स जो है वो यूं अप्लाई हुई, ठीक है। अच्छा, तो जब भी किसी बॉडी में जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती है उसके ऊपर परपेंडिकुलरली फोर्स अप्लाई होती है, तो वो बॉडी कर्व पाथ में मूव करना स्टार्ट कर देती है। तो इस वजह से ये पार्टिकल यहां से ऐसे कर्व पाथ में मूव करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब यहां पर जैसे जैसे ये ऐसे टर्न करता जा रहा है, हर पॉइंट के ऊपर इसकी जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन चेंज होती जा रही है, जिसकी वजह से इसके ऊपर अप्लाई होने वाली फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज होती जाएगी। अब यहां से घूम के जब ये इस पॉइंट पर रहता है, मान लीजिए हमने ये एक और पॉइंट ले लिया, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट पर रहा है, अब इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी किधर होगी, मैंने बताया था जब कोई बॉडी कर्व पाथ में मूव करती है तो उसकी वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट होती है, बेसिक कांसेप्ट ये देखिए मैंने बताया था, ठीक है। तो इस पॉइंट पर भी वेलोसिटी किधर को हुई, ऐसे बिल्कुल डाउनवर्ड हो जाएगी, टेंजेंट टू द सर्कल, ठीक है। तो अब जरा देखिए, अब यहां पर फिर से हम जो है वो इसके ऊपर अपना लेफ्ट हैंड यूज करते हुए इसकी डायरेक्शन वो फाइंड करेंगे, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होगी है, फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज होगी। देखिए जरा गौर से, थंब नीचे को रखूंगा मैं ऐसे, क्योंकि मेरे पास जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है नीचे को है, फिंगर्स मैंने इस तरह से इनटू द प्लेन रखी, ठीक है, जिस तरफ को मैग्नेटिक फील्ड है, तो फिर फोर्स किधर आएगी, ऐसे परपेंडिकुलर टू द पाम, इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक फिर से फोर्स लग रही है, पहले वो फोर्स ऐसे लग रही थी, अब वो फोर्स ऐसे लग रही है, क्यों, पहले वेलोसिटी ऐसे थी और अब वेलोसिटी ऐसी होगी। तो जैसे जैसे वेलोसिटी अपने डायरेक्शन चेंज करती जाती है वैसे वैसे फोर्स जो उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती जाएगी। तो इस पॉइंट पर आएगा तो फिर इसके ऊपर फोर्स की डायरेक्शन यूं होगी। अगेन जरा गौर कीजिए कि वेलोसिटी बिल्कुल नीचे की तरफ है ऐसे और फोर्स इस तरफ को, तो वेलोसिटी फोर्स के साथ फिर से परपेंडिकुलर है। तो वही कंसेप्ट कि अगर कोई बॉडी जो है वो मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, यानी उसकी वेलोसिटी इस तरह से स्ट्रेट है और उसके ऊपर परपेंडिकुलरली फोर्स अप्लाई कर दे तो वो कर्व पाथ में मूव करेगी, तो यहाँ से फिर वो कर्व पाथ में मूव करना शुरू कर देगी। तो हर लम्हे उसकी डायरेक्शन चेंज होती जाएगी वेलोसिटी की, और साथ साथ फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज होती जाएगी। फिर हम एक और पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ से टर्न करके जब वो इस पोजिशन पर आता है, फिर से देखिए जरा इसकी, अब इसकी जो वेलोसिटी है वो इधर को है, तो थंब मैंने किधर रखना है, इधर मेरी तरफ, ये देख सकते हैं आप, ये है ना ये, और मैं इसको ऐसे कर देता हूं, ठीक है। इधर को वेलोसिटी है और फिंगर्स इस तरफ को बोर्ड में इंटर हो रही हैं, तो यहां से अपवर्ड परपेंडिकुलरली अपवर्ड इसके ऊपर फोर्स लगेगी, ठीक है। तो ये देख सकते हैं फोर्स अपवर्ड आ गई, सही है। तो अब इसकी वेलोसिटी इधर को, फोर्स ऊपर को, तो फिर से वेलोसिटी के साथ फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर है, तो फिर इसको जो है वो कर्व पाथ के अंदर मूव कराना शुरू कर देगी। फिर हर लम्हे इसकी वेलोसिटी चेंज होती होती, डायरेक्शन चेंज होती होती, जब वो इस पॉइंट पर आ जाएगा तो फिर से जो है वो वेलोसिटी में बता चुका हूं अलोंग द टेंजेंट होती है ये रूल, ठीक है, इसी बेसिक कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए। अब वेलोसिटी इस पॉइंट पर ऐसे है, ठीक है, जब ये इस तरह से आएगा, अब जरा देखिए अब क्या हुआ, अब जो थंब है ना, ये थंब इसको आपने अपवर्ड रखना है और ये फिंगर्स इनटू द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, ये होगी फील्ड की डायरेक्शन में, ये हो गया अपवर्ड। तो अब जो है वो फोर्स किधर को आएगी, फोर्स इस तरफ को आएगी ऐसे, ये आप देख सकते हैं। तो ये मैंने फोर्स की डायरेक्शन बना दी एफ बी, तो फिर से वेलोसिटी और ये दोनों फोर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो फिर से कर्व पाथ पे आएगा। तो इस तरह से ये एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना शुरू कर देता है। तो याद रखिए,
अगर आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो थोड़ी वाइड रेंज में अप्लाई हुई है, यहाँ पे तो हमने छोटे छोटे सेक्शंस दिए थे ना इसके, यहाँ पे थोड़ी लार्ज एरिया में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पाई जा रही है। अब यहाँ पर अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉन को ऐसे एंटर कर देते हैं, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज पार्टिकल वो सर्कुलर मोशन जो है वो परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। क्यों सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, आपको मैंने यहाँ पर पूरा कंसेप्ट जो है वो आपके साथ सिखा दिया, ठीक है। हर पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी जो है उसकी डायरेक्शन चेंज होती जाती है, उसके ऊपर अप्लाई होने वाली फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज होती जाएगी, ठीक है। और एक बात याद रखिए, हमेशा ये जो आप देख सकते हैं चारों पॉइंट्स के ऊपर, इसके अलावा कोई और भी पॉइंट आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो जब जब भी वेलोसिटी के साथ देखेंगे फोर्स को, तो फोर्स वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर है, यहां पर भी परपेंडिकुलर है, यहां भी परपेंडिकुलर है, यहां भी परपेंडिकुलर है, यहां भी परपेंडिकुलर, और तमाम इस मोशन के दौरान ये फोर्स क्या कर रही है, इसको टुवर्ड द सेंटर खींच रही है। इस चार्ज पार्टिकल को किधर खींच रही है, टुवर्ड द सेंटर। तो ऐसी फोर्स जिसको हम सेंटर सीकिंग फोर्स कहते हैं, उसका एक और नाम भी था सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, क्योंकि ये एक चार्ज पार्टिकल हर लम्हे अपने सेंटर की तरफ खींच रही है, ठीक है, तो ऐसी फोर्स को सेंटर सीकिंग फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। तो यहां पर ये जो आपकी मैग्नेटिक फोर्स है जो एक चार्ज के ऊपर अप्लाई हो रही है, ठीक है, ये एक्ट करती है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। ये पॉइंट बड़ा अहम है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, अब जो एक इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रही थी, वो कितनी फोर्स एक्ट कर रही थी, अगर उसका आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो यहां पे मैग्नेटिक फोर्स का मैंने फार्मूला लिखा है, Fb इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, जो कि इससे पहले लेक्चर्स में हम सीख भी चुके हैं, ठीक है। अब एंगल जो है वो कितना, यहां पर थीटा जो है वो 90, यानी बी और वी में एंगल कितना 90। क्यों, कैसे पता लगा, हमने खुद जो है वो एक चार्ज पार्टिकल को या इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली इंटर किया। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड यूं है और हमने चार्ज को यूं इसमें इंटर किया है, तो क्या एंगल बनता है इसका, आपस में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो साइन 90 पे क्या होता है हमारे पास 1, ठीक है। तो 1 को अगर इससे मल्टीप्लाई कर भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये चार्ज था चार्ज, तो यहां पर क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को यूज कर रहे हैं तो माइनस ई, ठीक है, आएगा। अब यहां पर जो माइनस है ना, माइनस, ठीक है, इसको आप इग्नोर करेंगे। क्यों इग्नोर करेंगे, क्योंकि हमें यहां पर जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज चाहिए, V और B, और यहां पर क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को हम जो है वो नेगेटिव साइन को इग्नोर करके सिर्फ E लिख रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहां पर हम ले रहे हैं सिर्फ। सो Fb इज इक्वल टू EBV या EVB, ये हमारे पास वो फोर्स है जो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर या इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है वो अप्लाई हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर मैंने एक पॉइंट लिखा भी है, Fb इज टुवर्ड द सेंटर एट एवरी पॉइंट एंड एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। जो बात मैंने आपको सिखाई है ना कि ये जो Fb है ना, वो हर पॉइंट पे देखें तो वो वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा है और उसको टुवर्ड द सेंटर अपनी तरफ जो है ना वो खींच रही है। देखें सेंटर की तरफ खींच रहा है हर लम्हे, तो इसलिए हम इसको सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे कहेंगे कि ये एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगी, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स को हम Fc से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्लास 9th में आपने इसका फार्मूला सीखा था, वो क्या था, Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r, ये आपको याद होना चाहिए। अब यहां पर आप खुद से जरा सोचो, कोई भी बॉडी, हमने सीखा था कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे घूम रही है तो उसको घुमाने के लिए कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स जरूर है। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम ही नहीं सकती, ऐसा पढ़ा था ना हमने। तो यहां पर तो बड़ी एक इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, तो फिर कोई ना कोई तो सेंट्रीपिटल फोर्स है। वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आ रही है, वो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ना Fb, ये फोर्स एक्ट कर रही है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। बच्चों, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि असल में ये जो सारा मैथमेटिकल रिलेशन जो हमने कैलकुलेट करना है वो इसी से हमें सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल से ही हमें मिलेगा, इसलिए हम इसकी सर्कुलर मोशन को डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ओके जी, इसी से हमें वो मैथमेटिकल रिलेशन मिलेगा जिससे हमें E/m वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है, राइट। ओके, तो अब यहां पर आपको मैंने बता दिया, क्योंकि चार्ज पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो कोई ना कोई तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। तो ये जो आपके पास मैग्नेटिक फोर्स है यही असल में एक्ट कर रही है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैं कहूंगा भाई ये जो हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, वो असल में क्या है, मैग्नेटिक फोर्स है। Fb इज इक्वल टू Fc लिख दीजिए इस बेस के ऊपर। अच्छा, फिर क्या करेंगे जी, इसका Fb का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने यहां पर कैलकुलेट किया, EVB आ जाएगा, और Fc mv स्क्वायर ओवर r होता है, यहां पर लिख दीजिए। सिंप्लीफाई करें, अब हमारा काम आसान हो गया। यहां पर v है, इधर v का स्क्वायर है, तो इधर से v और इधर से v का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो यहां पर रह गया EB और यहां पर रह गया mv ओवर r आ गया। बात समझ गए। अच्छा, हमें क्या निकालना है, चार्ज टू मास रेशियो, E/m वैल्यू। तो E जो है वो हमारे पास क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो m को इधर ले जाओ, b को उधर जाके डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा E/m इज इक्वल टू v/br। ये हमारी चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए एक मैथमेटिकल रिलेशन आ चुका है। अब अगर आप इलेक्ट्रॉन टू मास रेशियो को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको 3 चीज़ों का पता होना चाहिए। ये v वेलोसिटी, ये b हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो r है हमारे पास, ये क्या है, रेडियस, जिस रेडियस में वो घूम रहा है ना। ये तीनों चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें कैलकुलेट करेंगे, किस तरह हम ये चीज़ें कैलकुलेट करेंगे, ज़रा देखिएगा। सबसे पहले बात आ जाती है जी फॉर रेडियस, ठीक है ना। रेडियस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बच्चों ये जो सारा काम हो रहा होता है ना, ये एक ग्लास ट्यूब के अंदर हो रहा होता है, ठीक है।
तो हमने क्या करना है, हमने सिंपली ये करना है कि इस ग्लास ट्यूब के अंदर ना हमने हीलियम या हाइड्रोजन या आर्गोन गैस को ना इसके अंदर फिल कर देना है विद लो प्रेशर। ठीक है, तो फिर ये जो इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर पाथ में घूमेगा ना, ठीक है, तो ये टकराएगा गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ, तो उनके एटम जो है वो उससे हिट करेगा, तो क्या करेगा, उनको एनर्जी ट्रांसफर करेगा, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। फिर जब वो डी एक्साइट होते हैं, यानी एटम जब डी एक्साइट होता है तो जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की होती है उसको वापस इमिट करता है, तो ये इन दी फॉर्म ऑफ ब्लू लाइट जो है ना वो एनर्जी को इमिट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे ये टकराता जाएगा ना अपने पाथ में हीलियम के, या आप कह लें आर्गोन के, या आप कह लें कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है इसके एटम से, ठीक है, तो उससे क्या होता है, फिर उससे फिर ये होता है कि ये एटम्स जो हैं इसके वो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, यानी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन हायर शेल में चले जाते हैं। फिर ये लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रह सकते इलेक्ट्रॉन हायर शेल में, फिर वो वापस अपने ग्राउंड लेवल पे आते हैं, तो इस तरह में वो एनर्जी को एमिट करते हैं। ठीक है, और वो एनर्जी जो है वो इन दी फॉर्म ऑफ ब्लू लाइट इमिट हो रही होती है, तो वो फिर आपका जो पाथ है ना ये इलेक्ट्रॉन का, उसको बिल्कुल विजिबल कर देती हैं। ठीक है, अब वो ग्लास ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रॉन जो ऐसे घूम रहा है ना, वो आपका जो ये जिस पाथ पे वो ट्रैवल कर रहा है ना, वो पाथ बिल्कुल विजिबल हो जाता है, हमें नजर आ रहा होता है। ठीक है, तो उसके थ्रू फिर आप क्या कर सकते हैं, आसानी से उसका पहले उसका डायमीटर कैलकुलेट कीजिए, डायमीटर को फिर 2 से डिवाइड करके आप उसका रेडियस आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से रेडियस निकाल सकते हैं। यहाँ पर लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेडियस द पाथ इज इल्यूमिनेटेड बाय फिलिंग द H2HE आर्गोन, ठीक है, एट लो प्रेशर इन द ट्यूब। ठीक है, और ट्यूब के अंदर आपने ये चीजें इनमें से कोई भी एक गैस फिल कर देनी है, पाथ जो विजिबल हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा तो आप उसका डायमीटर निकालोगे, डायमीटर निकाल के उसका रेडियस कैलकुलेट करोगे तो आपका रेडियस डन हो गया। ठीक है, फिर बात आ जाती है जी इसकी वेलोसिटी की। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, फॉर वेलोसिटी हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। देखो बच्चों, आप एक इलेक्ट्रॉन को मूव कराते हुए मैग्नेटिक फील्ड में लेकर आए हो, ठीक है, और याद रहे किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर आप मूव कराते हैं, उसको एक्सेलरेट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, जब आप पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं तो वो एक्सेलरेट होता है, मूव करना स्टार्ट कर देता है, उसके पास एनर्जी आ जाती है। ठीक है, और पता है वो एनर्जी किसकी इक्वल होती है, जितना आपने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया, लेट्स सपोज V, और जितना उसके ऊपर चार्ज था वो Q, तो Q V के बराबर उसके पास एनर्जी होती है। आपका केस है इलेक्ट्रॉन वाला, अब इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करा के लाए हो, पोटेंशियल डिफरेंस आपने V प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, और उसके ऊपर चार्ज कितना है, E है, तो इसके पास जो एनर्जी आ जाएगी ना इस इलेक्ट्रॉन के पास, वो कितनी होगी, E इंटू V। ठीक है, और ये भी याद रहे कि मूविंग बॉडी के पास जो एनर्जी होती है वो कौन सी एनर्जी होती है, वो होती है काइनेटिक एनर्जी। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है ना, E इंटू V, ये असल में क्या है, काइनेटिक एनर्जी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी मैं काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे इससे रिलेट करूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। फार्मूला मुझे पता है क्लास 9 वाला। ठीक है, इस रिलेशन से मैं इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकता हूँ, समझ गए, इस वजह से मैंने ये रिलेट किया। अब ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं ये अक्सर भूल जाती हैं, ठीक है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ये लिखी हुई हैं, आप भी इनको लाजमी से नोट कर लें ताकि आपको पता हो कि हमने ये रिलेशन यूज़ किया तो क्यों यूज़ किया, हमें रट्टा ना लगाना पड़े। ओके, चलिए देखते हैं जी। टू एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन वी नीड पोटेंशियल डिफरेंस V। अब एक ये पोटेंशियल डिफरेंस V है, एक वेलोसिटी V है, दोनों में फ़र्क करने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे टर्न कर दिया ऐसे। ठीक है, तो ये जो है वो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट कर रहा है और सिंपल V जो है वो उसकी वेलोसिटी को शो कर रहा है, समझ गए। ओके, द एनर्जी गेन बाय दिस इलेक्ट्रॉन इज E इंटू V। मैंने बताया था ना कि वो कितनी एनर्जी गेन करेगा, जितना चार्ज और जितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया है, E चार्ज है और V पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया गया, इतनी एनर्जी वो गेन करेगा। एंड दिस अपीयर एज काइनेटिक एनर्जी, और इसी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। क्यों, मूविंग चार्ज के पास एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी, समझ गए। ओके, तो बच्चों इसलिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E इंटू V लिख दिया हमने। हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी हाफ mv होता है, जिसमें V वेलोसिटी है उसकी, तो देखिए हाफ mv²। अब देखो ये पोटेंशियल वाला V है और ये वेलोसिटी वाला V, इनको मिक्स नहीं करना, इसी वजह से मैंने यहाँ पर फ़र्क किया है, इसको ऐसे थोड़ा सा टर्न किया है ताकि डिफरेंस बने यहाँ पर। ओके, सही है। तो अब हमने क्योंकि वेलोसिटी के लिए रिलेशन कैलकुलेट करना था, तो V इधर ही रहेगा, ये m और ये जो 2 उधर चला जाएगा, 2 डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, m मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये वेलोसिटी के स्केयर का रिलेशन आ गया। ठीक है, अब इसका दोनों तरफ हम स्केयर रूट लेंगे तो हमें V मिल जाएगा, V इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ दिस। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें, ये है जी हमारे पास मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो हमें पता होता है, ठीक है, कितना मैस इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, ये है E जो है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना, वो भी हमें पता होता है। ये 2 तो वैसे ही एक नंबर है, और ये V क्या है, ये वो पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने अप्लाई किया। अब हमने खुद उसको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया, तो हमें पता है ना हमने कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया, तो ये तमाम चीज़ें आपको पता होती हैं।
ठीक है। तो इनकी हेल्प से ना आप v की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस फार्मूले के थ्रू आप उसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आ गया हमारे पास वेलोसिटी का रिलेशन, ठीक है। तो ये हमने वैल्यू जो है ना उसके अंदर पुट कर देनी है, ठीक है। ये कौन सी वाली इक्वेशन है जी, हमारी इक्वेशन नंबर 3 के अंदर ये रही हमारी इक्वेशन 3, E/m। अब ऊपर v है, नीचे b है, और ये क्या है हमारे पास r है। r को हमने जो है वो कैलकुलेट करना है, मैंने बता दिया कि उसको पाथ को विजिबल करके खुद मेजर कर लेना है, ठीक है। और b जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी हमने खुद प्रोवाइड की हुई है, हमने खुद ये फील्ड जो है सेट की हुई है, हमें पता है b की क्या वैल्यू है। तो b की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं होती, ये हमें पहले से पता होती है। v और r ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। वेलोसिटी के लिए मैंने ये बता दिया तरीका आपको, ठीक है। और r के लिए ये दूसरी टेक्निक है, ठीक है, वो फिजिकली आप मेजर कर लेते हैं उसको, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमने देख ली। अच्छा, वो वैल्यू उठा के हमने यहाँ पर पुट कर देनी है। ये E/m उसी तरह से मैंने लिखा E/m, ठीक है। और ये v की वैल्यू पुट करनी है ना, ये b और r डिनोमिनेटर में है, मैं इसको 1/br अलग करके लिख देता हूँ, और ये मैंने v की वैल्यू पुट कर दी, ये वाली वैल्यू, ठीक है। अब इसमें स्क्वायर रूट आ रहा है, तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए ना हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। इधर भी स्क्वायर ले लेंगे और इधर भी स्क्वायर ले लेंगे। ये e का स्क्वायर बन जाएगा, ये m का स्क्वायर बन जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, b स्क्वायर, और ये आ जाएगा r का स्क्वायर, ठीक है। और इसका स्क्वायर रूट खत्म हो गया, 2ev/m आ गया, ठीक है। बात समझ आ गई। तो ये आ गया हमारे पास एक सिंपल सा रिलेशन। अब इसको मजीद आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर e है, यहाँ पर e का स्क्वायर है, तो ये e इस e के स्क्वायर से कट जाएगा, इधर एक e बच जाएगा। यहाँ पर एक m है, यहाँ पर m का स्क्वायर है, ये एक m इसके m के स्क्वायर को खत्म कर देगा, तो इधर आ जाएगा E/m, इधर क्या रह जाएगा 2 आ गया, ठीक है। e तो खत्म हो गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस v आ गया, और नीचे क्या आ गया हमारे पास, ये b स्क्वायर और ये r स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास चार्ज टू मास रेशियो अब हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसलिए हमारे पास ये v वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो हमने प्रोवाइड किया चार्ज को एक्सेलरेट करने के लिए, उसकी वैल्यू हमें पता है, हमने खुद प्रोवाइड किया उसको, ये वैल्यू हमें पता होती है, ठीक है। ये b मैग्नेटिक फील्ड, ये जो हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की थी, ये भी हमने खुद प्रोवाइड की है, हमें पता है हमने कितनी मैग्नेटिक फील्ड उसको प्रोवाइड की है। ये दोनों वैल्यूज हमें नाउन होती हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड, दोनों की वैल्यू हमें पता होती है। फिर पीछे रह गया हमारे पास ये r, तो r को हमने पाथ को विजिबल करके खुद मेजर करके देख लिया, तो r की वैल्यू भी हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों की वैल्यू आप इजीली अब कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप E/m वैल्यू को आसानी से कैलकुलेट करेंगे, और इसका जो आंसर आएगा ना आपके पास वो क्या आएगा, 1.7588 कूलम पर किलोग्राम, ठीक है बच्चों, ये हमारे पास इसका आंसर आएगा, राइट। और अगर आपको ये भूल जाए ना, यानी ये वैल्यू आपको, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में अक्सर ये वैल्यू पूछी जाती है, तो उसका हल क्या है, फिर आप यूँ करेंगे, यहाँ पर जो है वो ऊपर ई की वैल्यू यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है वो आपको पता ही है, पुट करें, नीचे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप E/m वैल्यू को बड़ी आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ तक हमारा टॉपिक जो है वो एक तरह से कंप्लीट हो गया है। अब कुछ एडिशनल पॉइंट्स, कुछ कंसेप्चुअल पॉइंट्स वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कुछ बच्चे जो कि चाहते हैं कि हम काफ़ी डिटेल से चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, पूरा कंसेप्ट लेना चाहते हैं, तो उनके लिए मजीद कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। जो बच्चे नॉर्मल हैं या एवरेज बच्चे होते हैं हमारे, ठीक है, उनके लिए यहाँ तक वो चाहें तो वो छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। बाकी जो इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल पॉइंट्स है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, स्पेशली फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स और कुछ जो ऐसे बोर्ड जहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो बच्चे जो है ना इन चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। ओके जी, फिर से बता रहा हूँ, यहाँ तक टॉपिक कंप्लीट हो गया। ये मजीद कुछ कंसेप्चुअल पॉइंट्स हैं जो कि आपके साथ शेयर करने बड़े ज़रूरी हैं, ठीक है। अच्छा, पहले हम सबसे लास्ट वाले पॉइंट्स जो ईजी है उससे स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर एक तो चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक चार्ज टू मास रेशियो ऑफ प्रोटॉन है, एक चार्ज टू मास रेशियो ऑफ अल्फा पार्टिकल है। तो सबसे जो ज़्यादा वैल्यू होती है चार्ज टू मास रेशियो की वो इलेक्ट्रॉन की होती है, ठीक है। उससे कम वैल्यू होती है प्रोटॉन की, और उससे भी कम वैल्यू होती है अल्फा पार्टिकल की। अब आप मुझसे पूछेंगे कि इसकी रीज़न क्या है, और आपसे यही कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है कि E/m रेशियो फॉर द इलेक्ट्रॉन इज़ ग्रेटर देन प्रोटॉन, ठीक है। या आपसे यूँ भी काटा सकता है E/m रेशियो ऑफ प्रोटॉन इज़ ग्रेटर देन अल्फा पार्टिकल Y, ठीक है। या इस तरह से मैथमेटिकल रिलेशन आपको दिया जा सकता है और आपसे कहा जाता है कि जस्टिफाई, इसको एक्सप्लेन कीजिए, तो उसका आप आंसर कैसे करेंगे, पहला कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ओके, चलिए जी, अब देखो गौर से सुना जरा बात। ये है चार्ज, ये है उसका मैस, किसका, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ पे पुट कर दो और मैस उसका यहाँ पे पुट कर दो, और यहाँ पे ये प्रोटॉन है उसका चार्ज यहाँ पुट कर दो, मैस नीचे पुट कर दो। इन दोनों का पहले कंपैरिजन ज़रा देखो। इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो तो सेम ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर जितना चार्ज उतना ही चार्ज यहाँ पर, ऊपर ऊपर नोमिनेटर हमारे सेम हो गए। लेकिन जब हम बात करते हैं इनके मैसेज की, तो प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से काफ़ी ज़्यादा मैसिव होता है, ठीक है। तो इसके मैस की वैल्यू बहुत कम है, इसके मैस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो जितना डिनोमिनेटर बड़ा होता जाएगा उतना आंसर छोटा होता जाएगा। इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन की Q/m यानी चार्ज टू मास रेशियो है वो ग्रेटर होती है प्रोटॉन की चार्ज टू मास रेशियो से, ठीक है। ये देख लो
क्यू क्यू दोनों में सेम होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास बहुत थोड़ा होता है, प्रोटॉन का मास उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर अगर बड़ा हो जाएगा तो आंसर की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। तो क्योंकि प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है तो इसलिए क्यू टू एम रेशियो जो है वो कम हो जाएगी इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में। सो दैट्स वाई क्यू बाई एम रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन प्रोटॉन। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं जी यहाँ पर ये अल्फा पार्टिकल की। ठीक है, अब अल्फा पार्टिकल में क्या होता है, हमारे पास जो है वो दो क्या होते हैं, प्रोटॉन। ठीक है, और दो उसमें क्या होते हैं जी, हमारे पास न्यूट्रॉन होते हैं। ये टोटल हो गए 4 पार्टिकल। अब जो मास डिवाइड होगा वो चार्ज पार्टिकल के नीचे आएगा, 4 पार्टिकल का। ठीक है, 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन, 4 पार्टिकल का मास आएगा, और जो ऊपर चार्ज आएगा 2 पर तो चार्ज है ही नहीं, न्यूट्रॉन पर 2 इलेक्ट्रॉन, अब 2 प्रोटॉन का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर ऊपर चार्ज की बात की जाए तो 2 पार्टिकल है जिन पर चार्ज है, प्रोटॉन एंड प्रोटॉन। 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन होते हैं ना, न्यूट्रॉन पर तो चार्ज नहीं होता, 2 प्रोटॉन है, तो चार्ज की बारी आई तो सिर्फ 2 पार्टिकल के ऊपर चार्ज था, उनकी वैल्यू यहाँ पर आ गई। जब मास की बारी आई तो मास तो न्यूट्रॉन का भी होता है, वो भी कंसीडर होगा, तो मास की वैल्यू फिर जो है उसके बारे में 4 पार्टिकल का मास आ गया, और चार्ज के बारे में 2 पार्टिकल का चार्ज आया, तो इसका डिनोमिनेटर भी काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू इस प्रोटॉन से भी कम हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो सारा जो गेम है वो इस मास का है, तो मास को अपने अच्छे से एनालाइज करना। यहाँ पर मैंने बता दिया आपको कि अल्फा पार्टिकल के केस में 4 पार्टिकल होते हैं, तो मास जो है वो 4 पार्टिकल का आएगा, और चार्ज तो 2 पार्टिकल का आएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन पर तो चार्ज नहीं होता, 2 न्यूट्रॉन का चार्ज जो है वो ना होने की वजह से अब जो हमारे पास ये चार्ज टू मास रेशियो है वो बहुत ही कम हो जाती है। ठीक है, तो पहला आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब कुछ और पॉइंट्स पे आ जाते हैं। अब बच्चों इनके जो रेडियाई की रेशोज है ना, ठीक है, वो आपको बताते हैं। भाई 2 पार्टिकल हैं कि एक के ऊपर चार्ज Q1 है, दूसरे पर चार्ज जो है वो Q2 है, उनको हम परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहे हैं। ठीक है, तो वो एक सर्कुलर पाथ जो है वो फॉलो करेंगे, दोनों के रेडियस अलग अलग होगा, उनके रेडियाई में क्या रेशो होगी। अब मुख्तलिफ सिचुएशन दी जाएंगी, और मुख्तलिफ सिचुएशन के अंदर रेडियाई में रेशो पूछी जाएगी कि अब रेडियाई में जो रेशो है वो किसके इक्वल होगी, अब रेडियाई में रेशो किसके इक्वल होगी, इस तरह की सिचुएशन दी जाएंगी। ठीक है ना, तो मेरे पास जो है वो 2 चार्ज, एक Q1 और एक Q2 है, हैव द सेम मोमेंटम, इनका मोमेंटम क्या है, सेम है। ठीक है, और जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है, यानी परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड में इंटर हो रहे हैं और विद द सेम मोमेंटम इंटर हो रहे हैं। ठीक है, तो अब आपने जो है वो इसमें रेडियस में रेशियो जो है वो बतानी क्या किसके इक्वल होगी। सो R1 to R2 जो रेशियो होगी ना वो आपके पास Q2/Q1 होगी। सॉरी मैंने Q2 लिखा हुआ है, यहाँ पर आएगा Q1। ठीक है, Q2/Q1 आएगा, समझ गए। तो ये हमारे पास जो है ना उसका आंसर आएगा। अब किस तरह से ये आएगा, अब आप इसको सोचेंगे कि क्या आखिर इसके पीछे रीज़न है, किस तरह से सर ने ये कैलकुलेट करके लिखी है, उसकी मैं आपको आंसर बता देता हूँ। ठीक है, अब ज़रा देखिए यहाँ पे ना हमने ये रिलेशन बना के रखा हुआ है, कौन सा वाला रिलेशन, इसी को हम लिख लेते हैं। यहाँ पर ये E/m है ना, E क्योंकि चार्ज है तो मैं इसी जगह पर लिख देता हूँ जी Q/m लिख देता हूँ। चार्ज टू मास रेशो किसके इक्वल होती है हमारे पास, ये इक्वल होती है V/b × R। ठीक है, अब मैं R के लिए रिलेशन निकाल लेता हूँ, क्योंकि हमें रेशो किस में निकालनी है, R में रेशो निकालनी है। ठीक है ना, तो R के लिए फिर रिलेशन क्या आएगा मेरे पास, R इधर आ जाएगा। ठीक है, ये V, ये M डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय ये B इधर ही रहेगा, और ये जो Q था ना वो इधर आके नीचे हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये आ गया हमारे पास रेडियस के लिए रिलेशन। उसने बात की मोमेंटम की, तो मास और वेलोसिटी की प्रोडक्ट क्या होती है, मोमेंटम ही तो होती है। सो V इज इक्वल्स टू P डिवाइडेड बाय B × Q आ गया। ये हमारे पास एक रिलेशन बनता है, ये जहाँ पे सॉरी ये रेडियस है। ठीक है, ये बन गया हमारे पास रेडियस। अब जरा देखो उसने क्या कहा, उसने कहा कि भाई मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब मैं पहले चार्ज के लिए मैं पहले फॉर Q1 लिख देता हूँ, फॉर Q1 चार्ज के लिए क्या होगा, उसके रेडियस को मैं R1 कह देता हूँ। मोमेंटम तो सेम ही है P दोनों का, तो P1 P2 कहने की जरूरत नहीं है, और फील्ड B ये कांस्टेंट है, ये हमने चेंज नहीं करनी दोनों के लिए, एक फील्ड फिक्स है, तो ये भी मैं कांस्टेंट लिखूंगा B इसी तरह से। अब चार्ज उसका नाम Q1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा Q1। ठीक है, अच्छा दूसरा फिर इसी तरह से जो चार्ज होगा मैं इसको यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में कर देता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट में। उसके बाद फिर R2 आएगा, R2 के लिए क्या होगा, मोमेंटम तो सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी वही है जिसमें सेंड कर रहे हो, लेकिन चार्ज डिफरेंट है, उस चार्ज का नाम क्या है, Q2 है। ठीक है, ये आपके पास दूसरा वाला रिलेशन आ गया। अब ज़रा इन दोनों को करो ना डिवाइड, और फिर देखो आंसर क्या मिलता है। ये देखो जब मैं इनको डिवाइड करूँगा ना, ये आएगा जी R1/R2, ये इससे डिवाइड होगा क्योंकि फ्रैक्शन है, तो ये उल्टा होकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ये बन जाएगा जी आपके पास P डिवाइडेड बाय B × Q1 मल्टीप्लाई बाय B × Q2 डिवाइडेड बाय P। देखो P से गया,
बी से गया, सो R1 to R2 रेशो आपके पास क्या आ जाएगी, वो आपके पास बन जाएगी जी Q2 डिवाइडेड बाय Q1, ये रेशो बन गई, ठीक है ना। तो ये आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर दो चार्ज पार्टिकल, एक पर चार्ज Q1 है दूसरे पर चार्ज Q2 है, वो दोनों परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होते हैं, तो उनके रेडियाई में क्या रेशो होगी, उनका मोमेंटम क्या है, सेम है, वो कंडीशन बताई जा रही है। तो आपने इसी को इस्तेमाल करते हुए इस तरह से आसानी से R1 to R2 रेशो को निकाल लेना है, ठीक है। इसमें हम ये वाला रिलेशन जो है वो इस्तेमाल करेंगे। ओके हो गया, तो ये चीज़ अब हमें क्लियर हो गई, बात समझ आ गई बच्चों। तो ये पहला पॉइंट ओके हो गया, ठीक है। ये याद रख लें, R1 to R2 रेशो आपके पास Q2 by Q1 की इक्वल होगी, किस केस के अंदर, जब दो पार्टिकल परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होंगे और क्या उनका मोमेंटम क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं, इसको मैं अरेज कर देता हूँ ऐसे। अब दूसरे पॉइंट में वो क्या कहता है हमें, दूसरे पॉइंट में वो कहता है कि Q1 एंड Q2 हैव द सेम वेलोसिटी, ठीक है, दोनों की वेलोसिटी सेम है, इसके अलावा और चीज़ें सेम नहीं बता रहा। और ये जो v है ना, यानी वेलोसिटी ऑफ चार्ज, वो परपेंडिकुलर टू b है, यानी चार्ज परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रहा है, इंटर हो रहा है। तो आपसे क्वेश्चन ही आएगा कि जब दो चार्जेस, एक चार्ज Q1 है एक चार्ज Q2 है, दोनों की वेलोसिटीज़ क्या हैं, सेम है, और वो परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड में इंटर हो रही हैं, ठीक है। अगर वो परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होते हैं तो आप ये बताइए कि उनके रेडियाई में क्या रेशो होगी। तो फिर आपने ये वाला रिलेशन जो है वो प्रूव करके देना, R1 to R2 रेशियो इज इक्वल टू Q2 by Q1 इंटू M1 by M2, ठीक है। चलिए देखते हैं उसको, फिर से हम ये रिलेशन लिखेंगे, Q by M, Q डिवाइडेड बाय M इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा जी, V by B इंटू R। तो R के लिए रिलेशन बना लीजिए, R इधर आएगा MV, ठीक है, और ये चला गया उधर, ये Q नीचे आ जाएगा, ठीक है, और ये B, सही है। R इज इक्वल टू MV इंटू डिवाइडेड बाय Q इंटू B, ये आ गया रिलेशन। ये आप देख सकते हैं, ये सिंपली जो R था ना वो इधर आ गया, ये Q था इधर नीचे डिवाइड हो गया, ये M था वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया। ओके, अब देखिए जी, जरा बात ध्यान से सुनिए, हम फॉर Q1 चार्ज के लिए क्या होगा, इसका रेडियस क्या होगा जी, R1, ठीक है, और वेलोसिटी तो सेम है, वेलोसिटी में फर्क नहीं करना R1 R2, तो वेलोसिटी सेम V रखेंगे, और मैस उसका अब चेंज हो सकता है क्योंकि मैस की बात उसने नहीं की, तो यहाँ पे M1 आ जाएगा, और ये B मैग्नेटिक फील्ड, वो जो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की उसको चेंज नहीं करते हैं, वो फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है, B रहेगी, और चार्ज क्योंकि Q1 है तो Q की जगह पर क्या आएगा, Q1 आएगा, ठीक है। ओके जी, फिर इसी तरह से जो चार्ज Q2 है वो भी हमारे पास, उसका रेडियस R2 होगा, वेलोसिटी उसकी सेम है, मैस उसका M2 होगा, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, और Q2 हमारे पास जो है वो उसका चार्ज होगा, ठीक है। तो अब R1 to R2 रेशियो निकालनी, तो इन दोनों को आप डिवाइड कर लेंगे, तो डिवाइड करते हुए क्या होगा जी, R1 डिवाइडेड बाय R2, इन दोनों में रेशियो किसके इक्वल होगी, इसकी वैल्यू लिखते हैं जी हम V इंटू M1 डिवाइडेड बाय B इंटू Q1, ये इसके साथ डिवाइड हो रहा है ना, तो उल्टा होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, B इंटू Q2 डिवाइडेड बाय V इंटू M2 आ जाएगा। अब देखो B से गया, ठीक है, और ये V इस V से गया, तो आपके पास R1 to R2 रेशो क्या बन जाएगी, ये बनेगी M1 डिवाइडेड बाय M2 मल्टीप्लाई बाय, ये क्या आ जाएगा आपके पास, Q2 बाय Q1। तो ये आगे जी आपके पास वो रिलेशन जो आपको प्रूव करने के लिए कहा जा सकता है कंसेप्चुअल क्वेश्चन में, तो ये आगे हमारा सेकेंड पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब तीसरा पॉइंट जो वो हम इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं जी, Q1 एंड Q2 एक्सेलरेटेड बाय द सेम पोटेंशियल, Q1 और Q2 को हमने सेम पोटेंशियल से क्या किया जी, एक्सेलरेट किया, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि इसके अंदर जो है ना पोटेंशियल नहीं है, इसमें वेलोसिटी है। पोटेंशियल वाला केस जो है ना वो आपके पास ये वाला केस है, तो अब आपने किसको यूज़ करना है, इसको यूज़ करना है, मेरी बात समझ गए हो। अब आपके पास पोटेंशियल के लिए ये केस नहीं, ये वेलोसिटी वाला केस है, ये पोटेंशियल वाला केस है, इसको ले लेते हैं, ठीक है। ओके जी, तो वो दोनों ही चार्ज टू मास रेशियो है, बस ये कि इससे चार्ज टू मास रेशियो को कैलकुलेट करना मुश्किल होता है, इससे जो है वो कैलकुलेट करना आसान होता है। ये भी चार्ज टू मास रेशियो है, ये भी चार्ज टू मास रेशियो है, ठीक है। ओके जी, और इसी से तो वो ड्राइव हुआ है ना, ठीक है, लेकिन उससे पोटेंशियल वाले से हमें ये चीज़ें प्रूव करनी है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं जी। मैं आपको तब तक बता देता हूँ कि आपको क्वेश्चन जो है वो किस तरह से आएगा, ठीक है। क्वेश्चन आएगा जी, दो चार्जेस हैं, एक Q1 है एक Q2 है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली इंटर होते हैं, ठीक है, और उनको जो एक्सेलरेट किया गया ना वो विद द सेम पोटेंशियल उनको एक्सेलरेट किया गया, ठीक है। तो आप उनके रेडियाई में रेशियो को कैलकुलेट करो, ये वाला पॉइंट, ये वाला, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जी कैसे रेडियाई को हम रिलेट करेंगे। ओके, तो वो जो रिलेशन हमने निकाला E/M,
ई बाय एम की जगह मैं लिखूंगा, ई की जगह मैं क्यू लिखूंगा, क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई और भी हो सकता है ना। क्यू बाय एम लिख दिया, और क्यू बाय एम किसके इक्वल है जी, हमारे पास 2v बाय बी स्केयर आर स्केयर, 2v बाय बी स्केयर इंटू आर स्केयर। बात समझ गए। अच्छा बच्चों, अब आपको क्योंकि रेडियाई में रेशो निकालनी है ना, तो पहले रेडियाई की वैल्यू निकाला करो, ठीक है। तो क्या होगा, ये आर स्केयर इधर आ जाएगा, क्यू बाय एम उधर आके एम बाय क्यू हो जाएगा, 2v पोटेंशियल v और साथ में ये m मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पर बी स्केयर और साथ में क्या आएगा, ये वाला q नीचे आके डिवाइड हो गया, समझियो। अच्छा जी, ये आगे मेरे पास एक वैल्यू। अब उसने क्या कहा हमें, उसने हमें ये बताया कि आपके पास जो पोटेंशियल है ना, जिसके साथ आप एक्सेलरेट करा रहे हो, ये वाला वो क्या है, वो कांस्टेंट है। तो फॉर चार्ज Q1 के लिए उसका जो रेडियस होगा, बल्कि मैं इसको पहले इसका स्केयर खत्म कर देता हूँ ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। तो R की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 2 पोटेंशियल डिफरेंस M V इंटू एम डिवाइडेड बाई बी स्केयर इंटू क्यू आ गया, ठीक है। अब मैं Q1 Q2 के लिए वैल्यू निकालता हूँ। तो जो वैल्यू होगी Q1 के लिए क्या होगी वैल्यू इसकी, इसको मैं R1 बोलूँगा, ठीक है। और ये 2 इसी तरह से, ये पोटेंशियल तो सेम है जिससे एक्सेलरेट किया, V1 V2 नाम उसको नहीं देना। ये इसका जी M1 मैस है पार्टिकल का, और मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने पहले बताया आपको कि वो तो कांस्टेंट ही होती है, उसको चेंज नहीं करते हम। 20 के उसी तरह से आ गया। और जो Q है जी हमारे पास, ये वाला Q, ठीक है, ये इसकी जगह पे क्या आएगा जी, Q1 आ जाएगा, समझे वो बात। तो अब आपने क्या करना है, इसी तरह से फॉर चार्ज Q2 कैलकुलेट करना है। तो Q2 के लिए क्या होगा आपके पास, वो आ जाएगा जी R2 इज इक्वल्स टू, ऐसे ही 2 आएगा, ये पोटेंशियल तो सेम है क्योंकि चेंज नहीं हुआ, मैस M2 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय ये B2 हो जाएगा, और साथ में ये यहाँ पर Q2 आ जाएगा। अब आप इन दोनों को करोगे डिवाइड, तो जब इन दोनों को आप करोगे डिवाइड, तो मेरे पास स्पेस थोड़ी सी है कम, तो मैं इस तरह लिख लेता हूँ जी, R1 डिवाइडेड बाय R2 वो किसके इक्वल होगी, ठीक है। मैं दोनों को इकट्ठा कर देता हूँ ऐसे, क्योंकि दोनों स्क्वायर रूट में है ना, लेकिन ये फर्क पड़ेगा जब ये इससे डिवाइड होगा ना, उल्टा होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2m1 डिवाइडेड बाय बी स्केयर इंटू Q1 मल्टीप्लाई बाय इसका बी स्केयर ऊपर चला जाएगा, और ये Q2 ऊपर चला जाएगा, 2m2 और ये साथ में ये। अब देखो जी, ये 2 इस 2 से गया, ये हमारे पास पोटेंशियल इस पोटेंशियल से गया, ठीक है। ये बी स्केयर इस बी स्केयर से गया, पीछे m1 बाय Q1 और Q2 बाय m1, ये हमारे पास बच गया। तो सिंपली हमारे पास जो रेशो आएगी ना, मैं आपको बता देता हूँ जी, R1 to R2 जो रेशो आएगी बच्चों, वो आपके पास ये आने वाली है जी, m1 डिवाइडेड बाय m2 मल्टीप्लाई बाय Q2 डिवाइडेड बाय Q1, Q2 डिवाइडेड बाय Q1, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको भी आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन जो है वो आपका सॉल्व हो गया। मैं जल्दी से इसको मिटा देता हूँ, फिर हम लास्ट पॉइंट की तरफ जाएंगे, ठीक है। इसको हम ओके बच्चों, लास्ट पॉइंट अब क्या है जी, Q1 एंड Q2 इन दोनों के पास जो एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी, वो सेम है, ठीक है। और वेलोसिटी जो है वो फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है। तो अब बताओ भाई रेडियाई में क्या रेशो होगी, हमने ये वाली रेशो अब हमने निकालनी है, ठीक है। फिर से जरा सुन लीजिए, काइनेटिक एनर्जी वाला केस। तो काइनेटिक एनर्जी वाला केस भी हमारे पास यही वाला केस है, इसी को लेके चलेंगे आगे, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा इसमें अमेंडमेंट करनी पड़ेगी काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो E बाय एम वैल्यू की जगह हम क्या लिखेंगे, Q डिवाइडेड बाय एम वैल्यू। Q बाय एम वैल्यू किसके इक्वल है जी, हमारे पास 2 इंटू वी डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, बी स्केयर इंटू आर स्केयर, बी स्केयर इंटू आर स्केयर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा बात ध्यान से सुनिए आपने। अब यहाँ से आर स्केयर की वैल्यू निकाल लीजिए, आर स्केयर इज इक्वल्स टू 2 आ गया, साथ में पोटेंशियल v। अब m डिवाइड हो रहा था ना, इधर मल्टीप्लाई कर लो, और q मल्टीप्लाई हो रहा था ना, इधर आके हो जाएगा डिवाइड, सो बी स्केयर इंटू क्यू आ जाएगा आपके पास। बात समझ गए, ओके। अब बच्चों इसी को ना हमने क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की बात की, तो काइनेटिक एनर्जी हमें कहीं पे यहाँ नजर नहीं आ रही, तो हमने पढ़ा था भाई काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो आपके पास किसकी इक्वल है, वहां पर देखिए वो कहता है E इंटू वी। अब अगर हम चार्ज E की बजाय Q की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, क्यू भी लिख देंगे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी बनाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, चार्ज को ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर चार्ज मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बाद में m लिख देता हूँ, यहाँ पर भी फिर मैं ऐसे चार्ज से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो ये बन जाएगा जी आर स्केयर इज इक्वल्स टू 2, ये बिल क्या बन गया, ये काइनेटिक एनर्जी, साथ में आ गया मैस डिवाइडेड बाय क्या आ गया, बी स्केयर, और साथ में आ गया चार्ज का स्केयर, ठीक हो गया। अब बच्चों क्या करना है, हमने यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट ले लेना है।
तो इधर आर रह जाएगा, इधर क्या आएगा 2 टाइम काइनेटिक एनर्जी, साथ में मैस आएगा और डिवाइडेड बाय क्या आएगा बी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब जब मैं चार्ज Q1 की बात करूंगा तो मेरे पास ये आएगा R1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई बाय m, ठीक है, मल्टीप्लाई लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, और डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर m1 लिखेगा यहाँ पे, ठीक है, बी स्क्वायर इंटू Q1 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, फिर इसी तरह से फॉर चार्ज Q2 मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी 2 टाइम काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई बाय मैस आएगा m2, और b तो क्योंकि वो सेम ही है, वो चेंज नहीं होती, तो चार्ज की जगह पे क्या आएगा Q2 का स्क्वायर। ठीक है, अब R1 टू R2 रेशियो निकालनी है तो इसको इसके साथ उल्टा होकर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो R1 बाय R2 रेशियो किसके इक्वल होगी, दोनों अंडर रूट में एक बना देता हूँ, 2 टाइम काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई बाय m1 डिवाइडेड बाय क्या आएगा बी स्क्वायर इंटू Q1 का स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय यहाँ देखिए ये ऊपर चला जाएगा वो नीचे आ जाएगा, बी स्क्वायर Q2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई बाय m2। अब ज़रा देखो बी स्क्वायर से क्या, काइनेटिक एनर्जी से गई, ठीक है, 2 से गया, तो क्या बचा क्या फिर आपके पास R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू, बच गया जी आपके पास यहाँ पर एक तो बचा जी ऊपर ये Q2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय m1 डिवाइडेड बाय m2। ठीक है, तो ये तो दोनों स्क्वायर में है तो स्क्वायर से बाहर आ जाएंगे, R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू Q2 बाय Q1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ m1 बाय m2। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा लास्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन था जो कि पूरा हुआ। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ठीक है, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो उसको ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ये जितने भी कंसेप्चुअल पॉइंट्स थे इनको शेयर करना ज़रूरी था ताकि कोई भी इस तरह का ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आपको पूरे तरीके से उसके ऊपर अबूर हासिल होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।